अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 और ये चैप्टर नंबर 21 से टॉपिक लिया गया है पंजाब टेक्स्ट बुक सेकेंड ईयर से, सेल डिवीजन या सेल साइकिल। सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो सेल के डिवाइड होने से लेकर, यानी कि जब सेल प्रोड्यूस होता है तब से लेकर उस वक्त तक जब तक कि सेल डिवाइड ना हो जाए, तमाम टाइम पीरियड को हम सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल में दो फेजेस आ जाती हैं, एक नॉन डिवाइडिंग फेज जिसको इंटरफेज कहा जाता है और एक डिवाइडिंग फेज जिसको माइटोटिक या मियोटिक फेज कहा जाता है। तो इंटरफेज जो है वो नॉन डिवीजन फेज है, इसको मिसलीडिंगली बाज़ औक़ात हम रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं, लेकिन रियल में ये रेस्टिंग फेज नहीं है, बल्कि इसमें सेल की बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो अगर ह्यूमन सेल साइकिल की बात करें तो वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है और यीस्ट का सेल साइकिल 90 मिनट्स में कंप्लीट होता है। ओके, तो बात करते हैं जी सेल साइकिल की। सेल साइकिल की दो फेजेस हैं, नंबर 1 इंटरफेज एंड नंबर 2 माइटोटिक फेज। इंटरफेज जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रेपरेटरी फेज है, इसमें सेल डिवाइड नहीं करता, इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द सेल डिवीजन। तो इंटरफेज की सब नंबर 1 जो फेज है हमारे पास, दैट इज G1 फेज। G1 फेज को 9 आवर्स लगते हैं और G1 फेज में सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। एक्चुअली होता क्या है कि जब सेल प्रोड्यूस होता है तो सबसे पहले वो जिस फेज में एंटर होता है दैट इज़ G1 फेज। तो जाहिर है न्यूली फॉर्म्ड सेल है, उसने साइज़ में भी ग्रो करना है, उसने डिफरेंट ऑर्गेनेल्स भी बनाने हैं, उसने प्रोटीन्स भी बनानी है, तो शुरू में उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन G1 फेज। नंबर 2 G1 के बाद क्योंकि S फेज आनी है और S फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होनी होती है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए, जो भी प्रोटीन्स चाहिए, या मिसाल के तौर पे नया डीएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, डीएनटीपीज, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं तैयार कर ली जाएंगी, प्रिपेयर कर ली जाएंगी G1 फेज में। अब G1 फेज में क्या हुआ है, रेप्लिकेशन के एंजाइम सिंथेसाइज हो गए हैं। नंबर 2 एक्यूमुलेशन ऑफ डीएनटीपीज, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं डीएनए के वो एक्यूमुलेट हो गए हैं। और उसके बाद पोस्ट माइटोटिक फेज, G1 फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं। ये लेक्चर के एंड में आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जब सेल डिवाइड करता है, सेल में माइटोसिस होती है और दो नए सेल बनते हैं, तो वो दोनों नए सेल G1 फेज में एंटर होते हैं। तो लिहाजा G1M फेज के बाद आ रही है, इस वजह से इसको पोस्ट माइटोटिक फेज कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फेज आ जाती है जी S फेज। S का मतलब है सिंथेसिस। किस चीज़ की सिंथेसिस? डीएनए की सिंथेसिस, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होनी है। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो समझाने जा रहा हूँ, जिससे आपके काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो नंबर 1 यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम बनाए गए हैं, आप देख रहे हैं। नंबर 1 ब्लू कलर का क्रोमोसोम है और नंबर 2 रेड कलर का क्रोमोसोम है। आप सबको पता है कि हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, उसमें से 23 फादर साइड से आए हैं और 23 मदर साइड से आए हैं। ये ब्लू वाले क्रोमोसोम फादर साइड से आए हैं और ये 23 नंबर हैं। ये रेड वाले क्रोमोसोम मदर साइड से आए हैं और ये भी 23 नंबर हैं। 50% कंट्रीब्यूशन फादर की होती है, 50% कंट्रीब्यूशन मदर की है, ये आप सबको पता है। अब एक बात सुनेंगे, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इंसुलिन की जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पर है। तो दुनिया में किसी भी ह्यूमन बीइंग का अगर हम क्रोमोसोम नंबर 11 लें तो उस क्रोमोसोम नंबर 11 पर ही जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगी। उस क्रोमोसोम नंबर 11 पर ही क्या मौजूद होगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होगी। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रोमोसोम नंबर सेम है तो जीन्स भी सेम होंगी। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1 पर जो जीन्स मौजूद हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग का क्रोमोसोम नंबर 1 ले लें, उस पर जीन्स क्या होंगी? सेम। तो इसका मतलब ये हुआ
कि फादर साइड से आने वाला क्रोमोसोम नंबर 1 और मदर साइड से आने वाला क्रोमोसोम नंबर 1 आपस में होमोलोगस होंगे क्योंकि उन पे जीन्स सेम होंगी। इसी तरह फादर का क्रोमोसोम नंबर 2 और मदर से आने वाला क्रोमोसोम नंबर 2, इन पर भी जीन्स सेम होंगी, तो लिहाजा ये भी होमोलोगस पेयर बन जाएगा। फिर इसी तरह से फादर वाली साइड से क्रोमोसोम नंबर 3, मदर वाली साइड से क्रोमोसोम नंबर 3 आपस में क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, तो वो पेयर बनाएंगे। तो एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज होती हैं। एक कॉपी फादर से आई होती है और एक कॉपी मदर से आई होती है। तो टोटल क्रोमोसोम 46 बन जाते हैं और बेसिकली 23 पेयर्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। तो यहाँ पर ये 23 और 23, तो ये इस तरह से टोटल 46 क्रोमोसोम है हमारे सेल में। अब रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए की वैल्यू डबल हो जाती है। पहले आप देखें तो ये जो क्रोमोसोम है इसमें सिंगल क्रोमेटिड है, इसमें एक डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद था और यहां पर भी एक डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद था। अब क्या हुआ है कि ब्लू क्रोमोसोम जो पहले सिंगल क्रोमेटिड पर मुश्तमिल था, अब वो ब्लू वाला क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल है। यानी अब इसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल की बजाय कितने डीएनए के मॉलिक्यूल आ गए हैं, 2 डीएनए के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। और इसी तरह से जो रेड वाले क्रोमोसोम्स हैं ये भी पहले सिंगल क्रोमेटिड पर मुश्तमिल थे, अब ये 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल हैं और इनमें पहले एक क्रोमेटिड था, अब इनमें 2 क्रोमेटिड्स बन चुके हैं। तो याद रहे कि एस फेज में क्रोमेटिड्स का नंबर डबल होता है और डीएनए मॉलिक्यूल्स का नंबर डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता। पंजाब टेक्स्ट बुक में गलती से उन्होंने लिख दिया है कि एस फेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता, तो यह आपने करेक्शन कर लेनी है। क्यों क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता, एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर हम किस बेस पे काउंट करते हैं ये सुन लेंगे। क्रोमोसोम का नंबर हम काउंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर। जितने सेंट्रोमेयर होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। तो आप देखें पहले भी एक सेंट्रोमेयर था, अब भी एक सेंट्रोमेयर है, तो यानी पहले भी ये एक ही क्रोमोसोम था, अब भी ये एक ही क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम सिंगल क्रोमेटिड पर भी मुश्तमिल हो सकता है और क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रोमोसोम है पहले सिंगल स्ट्रक्चर था विद 1 क्रोमेटिड और फिर उसके बाद डबल स्ट्रक्चर्ड हो गया विद 2 क्रोमेटिड। इसी तरह ये रेड वाले क्रोमोसोम भी पहले सिंगल स्ट्रक्चर थे, उसके बाद डबल स्ट्रक्चर्ड हो गए हैं, लेकिन नंबर सेम है। यहाँ भी ये ब्लू वाले को कहेंगे कि ये 23 क्रोमोसोम थे, अब भी 23 हैं, पहले भी 23 थे रेड वाले, अब भी 23 हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल नहीं होते हैं, क्रोमेटिड्स का नंबर डबल होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स का नंबर डबल होता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब पहले तो रेड कलर का एक ही क्रोमेटिड था, दूसरा क्रोमेटिड तो रेप्लिकेशन से बना है ना, तो इसका मतलब है रेप्लिकेशन से अगर दूसरा क्रोमेटिड बना है तो वो 100% आइडेंटिकल होगा, वो 100% आइडेंटिकल होगा। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं यहाँ पे जीन्स भी सेम होती हैं और अलील्स भी सेम होती हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स पर जीन्स भी सेम हैं और अलील्स भी सेम हैं। और रेड वाला रेड वाले के लिए सिस्टर क्रोमेटिड है, ब्लू वाला ब्लू वाले के लिए सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ब्लू वाला क्रोमेटिड रेड वाले क्रोमेटिड के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ब्लू वाला क्रोमेटिड रेड वाले क्रोमेटिड के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जीन्स तो सेम होंगी लेकिन अलील्स सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो रेड और ब्लू क्रोमोसोम दीज आर होमोलोगस टू ईच अदर एंड रेड एंड ब्लू क्रोमेटिड्स आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड रेड इज सिस्टर टू रेड क्रोमेटिड। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गई एस फेज में, उसके बाद सेल एक नेक्स्ट फेज में एंटर होगा, दैट इज नोन एज G2 फेज।
G2 फेज को प्री माइटोटिक फेज भी कहा जाता है, क्योंकि प्री माइटोटिक इसलिए कहा जाता है कि G2 फेज के बाद माइटोसिस स्टार्ट हो जानी होती है। अब क्योंकि G2 फेज के बाद माइटोसिस स्टार्ट होनी है तो लिहाजा ये माइटोसिस से पहले मौजूद है, इसलिए इसको प्री माइटोटिक फेज कहा जाएगा। इसमें सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होती है, इसमें सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होती है। नॉन डिवाइडिंग सेल में आमतौर पे 2 सेंट्रियोल होते हैं, लेकिन G2 फेज के एंड पे वो डबल होके 4 हो जाते हैं। एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोमल मूवमेंट, माइटोसिस में आपको पता है एनाफेज और मेटाफेज में क्रोमोसोम्स को मूव करवाना होता है, इक्वेटर पे लेके आना होता है, फिर ऑपोजिट पोल पे लेके जाना होता है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी G2 फेज में स्टोर हो जाती है। प्रोटीन्स ऑफ माइटोटिक अपरेटस, माइटोसिस में आपको पता है पोलर फाइबर्स बनने हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स बनने हैं, एस्ट्रल फाइबर्स बनने हैं, कंप्लीट माइटोटिक अपरेटस बनना है। तो माइटोटिक अपरेटस बनाने वाली जो प्रोटीन्स हैं, ट्यूबुलिन वगैरह, वो प्रोटीन्स भी G2 फेज में बन जाती हैं। ओके, उसके बाद जी मैंने लिखा हुआ है G0 फेज। G0 फेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल, क्योंकि अगर सेल G0 फेज में एंटर हो जाएगा तो सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। G0 फेज में जो सेल एंटर हो जाता है फिर वो डिवाइड नहीं करता है। अब हो सकता है G0 फेज में सेल एंटर हुआ है कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, लेकिन बहुत से सेल हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो कि लाइफ टाइम के लिए G0 फेज में चले जाते हैं। यानी वो अगर G0 फेज में चले गए हैं तो फिर कभी डिवाइड नहीं करेंगे, G0 फेज में ही रहेंगे। लेकिन याद रहे, बेशक सेल G0 फेज में डिवाइड नहीं करता, लेकिन सेल अपने फंक्शंस परफॉर्म करता रहता है G0 फेज में। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सेल जो है वो G0 फेज में अपने फंक्शंस परफॉर्म करता रहता है। न्यूरॉन्स और आई सेल्स, ये 2 ऐसे सेल्स हैं जो बाज़ौकात लाइफ टाइम के लिए G0 फेज में चले जाते हैं। कौन से सेल्स? आई सेल्स एंड नंबर 2 न्यूरॉन्स, ये लाइफ टाइम के लिए G0 फेज में चले जाते हैं। और एक एग्जाम्पल मैंने यहां लिखी हुई है, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स कभी G0 फेज में नहीं जाते। एपिथेलियल सेल्स कभी G0 फेज में नहीं जाते हैं। एपिथेलियल सेल्स स्किन के सेल्स को भी कह सकते हैं हम, रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो एपिथेलियम है उसको भी कह सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक की जो एपिथेलियम है उसको भी कह सकते हैं। ये सेल कभी G0 फेज में नहीं जाते क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम जो है वो डिवाइड करना होता है। तो ये 2 बातें बस याद रखेंगे। ये तो हो गई इंटरफेज। इंटरफेज में आपने देखा हमने सारी प्रेपरेशन कर ली है, डीएनए भी डबल कर लिया है, एंजाइम्स भी बना लिए हैं, माइटोटिक अपरेटस के कंपोनेंट्स भी बना लिए हैं। अब क्या स्टार्ट होना है? डिवीजन, सेल डिवीजन। G1 फेज को 9 आवर्स लगे थे, S फेज को 10 आवर्स लगते हैं और G2 फेज को 4.5 आवर्स लगते हैं और माइटोसिस को जस्ट 30 मिनट्स, माइटोसिस जस्ट 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। माइटोसिस जो है डिवीजन वाली फेज, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 न्यूक्लियस डिवीजन एंड नंबर 2 साइटोप्लाज्म डिवीजन। न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। मेरी बात सुनेंगे, हमने 2 टॉपिक्स पढ़ने थे, माइटोसिस और मियोसिस। तो याद रहे कि मैं माइटोसिस और मियोसिस को इकट्ठे पढ़ाऊंगा पैरेलल, क्योंकि अगर मैं माइटोसिस का अलग लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूं और मियोसिस जो है वो आपको अलग पढ़ा दूं तो फिर आपको उसका कंपैरिजन समझ नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, माइटोसिस की प्रोफेज पढ़ेंगे, उसके साथ ही मियोसिस की प्रोफेज पढ़ेंगे, फिर माइटोसिस की मेटाफेज पढ़ेंगे, उसके साथ ही मियोसिस की मेटाफेज पढ़ेंगे। तो इस तरह से कंपैरिजन होता जाएगा ताकि अगर एमसीक्यू आए तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कैरियोकाइनेसिस में माइटोसिस की प्रोफेज। माइटोसिस की प्रोफेज की बात करें तो सबसे पहला काम क्या होना है, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पर मूव करेंगे। ये जो रेड कलर में आपको 2 स्ट्रक्चर्स बने हुए नजर आ रहे हैं, ये G2 फेज में डुप्लीकेट हो चुके थे। 4 सेंट्रियोल हो चुके थे, एक पेयर एक पोल पे, दूसरा पेयर दूसरे पोल पे, ऑपोजिट पोल पर चले गए। उसके बाद क्या होगा, बुक में लिखा हुआ है 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रियोल। 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल।
नंबर 1 वो माइक्रोट्यूब्यूल जो सेंट्रियोल से बाहर की तरफ ओरिजिनेट होंगे, इनको एस्ट्रल फाइबर्स कहा जाएगा। इनको क्या कहा जाएगा? एस्ट्रल फाइबर्स। और नंबर 2 वो फाइबर्स हैं जो कि सेल की अंदर की तरफ मूव करेंगे। अब उसमें दो टाइप्स हैं, जो ब्लैक वाले फाइबर्स हैं जो सेंट्रोमेयर पर मौजूद काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच हैं, इनको काइनेटोकोर फाइबर्स कहा जाता है। और जो ब्लू वाले फाइबर्स हैं जो काइनेटोकोर प्रोटीन से अटैच नहीं हैं, बल्कि ये ब्लू वाले फाइबर्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है आपस में इंटरडिजिटेट कर रहे हैं, तो इनको पोलर फाइबर्स कहा जाएगा। अब क्योंकि काइनेटोकोर और पोलर फाइबर्स स्पिंडल शेप बना रहे हैं अरेंज होके, इस वजह से इन दोनों को कलेक्टिवली स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। और इस तमाम स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं? इन सब को कलेक्टिवली माइटोटिक अपरेटस कहा जाता है। एक और छोटी सी बात सुन लीजिएगा, एस्ट्रल फाइबर्स और एस्टर्स में फर्क है। इन फाइबर्स को हम एस्ट्रल फाइबर्स कहते हैं और एस्ट्रल फाइबर्स प्लस सेंट्रियोल, इन दोनों को कलेक्टिवली हम एस्टर्स कहते हैं। ओके, तो ये बात आपने याद रखनी है। और न्यूक्लियर एनवेलप प्रोफेज में डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा। ये हो गई प्रोफेज माइटोसिस की। अब हम इसको कंपेयर करेंगे मियोसिस की प्रोफेज से। तो नेक्स्ट चलते हैं जी मियोसिस की प्रोफेज पर। मियोसिस में भी जाहिर सी बात है दो डिवीजन्स होनी है, एक न्यूक्लियस की डिवीजन है दैट इज कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोप्लाज्म की डिवीजन है दैट इज साइटोकाइनेसिस। अब जैसे माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस में पहली फेज प्रोफेज थी, तो यहां पर भी पहली फेज प्रोफेज होगी। लेकिन आपको पता है मियोसिस में दो डिवीजन्स होती हैं, एक मियोसिस 1 डिवीजन और एक मियोसिस 2 डिवीजन, तो लिहाजा इसको हम प्रोफेज 1 कह देंगे। इसको हम क्या कह देंगे? प्रोफेज 1 कह देंगे। याद रहे मियोसिस से पहले भी इंटरफेज होती है, और मियोसिस से पहले जो इंटरफेज होती है वो बिल्कुल माइटोसिस के जैसी होती है जिस तरह माइटोसिस से पहले इंटरफेज हुई है। एक डिफरेंस है, मियोसिस से पहले होने वाली इंटरफेज में G2 फेज एब्सेंट है। मियोसिस से पहले होने वाली इंटरफेज में G2 फेज एब्सेंट है, जबकि माइटोसिस की इंटरफेज में G2 फेज प्रेजेंट थी। अब प्रोफेज 1 को आगे फर्दर 5 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 फेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में जस्ट 2 लाइंस लिखी हुई हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम क्लोजर टू ईच अदर। क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हुआ है, इसलिए मैंने जो क्रोमोसोम बनाए हैं बहुत ही बारीक बनाए हैं, क्योंकि अभी ये क्रोमोसोम होते ही बहुत बारीक है, क्योंकि अभी तो कंडेंसेशन स्टार्ट हुई है और होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए हैं। ये जो ब्लू कलर में क्रोमोसोम बनाया गया है, इसका मतलब है 23 फ्रॉम फादर साइड, वो जो शुरू में मैंने आपको बनाकर दिखाया था, और रेड वाले का मतलब है 23 फ्रॉम मदर साइड। जाहिर है मैं बार बार 46 क्रोमोसोम्स तो ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, एक ब्लू और एक रेड ड्रॉ करूंगा। उसका मतलब ये होगा कि 23 और 23 46 कंप्लीट। तो जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे लेप्टोटीन में। नेक्स्ट है जी जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। ये आप देखेंगे रेड वाला क्रोमोसोम ब्लू वाले क्रोमोसोम के साथ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पर अटैच, एक या एक से ज्यादा पॉइंट पर अटैच हो सकते हैं। इस अटैचमेंट के बाद अब ये क्या बन गया, पेयर बन गया। क्या बन गया, पेयर। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा जाता है। क्या है जी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस के नतीजे में जो ये स्ट्रक्चर बना है, इस पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये जो बन गया है ग्रीन कलर के अंदर, इस पूरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम के लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या, टेट्राड। इसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, टेट्राड की टर्म भी यूज करते हैं, और इसके लिए हम बाईवैलेंट की टर्म भी यूज करते हैं। टेट्राड की टर्म इसलिए यूज करते हैं कि इस पूरे पेयर में 4 क्रोमेटिड्स हैं, और बाईवैलेंट की टर्म इसलिए यूज करते हैं कि इस पेयर में 2 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं।
तो बहरहाल क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन बीइंग के सेल में कितने टेट्राड बनेंगे, तो आप आंसर करेंगे 23, क्योंकि पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को टेट्राड कहा जा रहा है। तो हमारे सेल में आपको पता है 23 पेयर्स होते हैं, तो लिहाजा 23 टेट्राड या बाइवेलेंट बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी पेकाइटीन। अब जाइगोटीन में साइनेप्सिस का प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ था, अटैचमेंट जो है वो अभी स्टार्ट हुई थी, लेकिन साइनेप्सिस का प्रोसेस कंप्लीट कहां पे होता है, वो पेकाइटीन में होता है। आप अगर गौर से देखें इसको, तो पहले सिर्फ ये एंड्स आपस में अटैच थे, अब ये क्रोमोसोम्स एक एंड से लेके दूसरे एंड तक मुकम्मल तौर पर अटैच हो चुके हैं, यानी कि साइनेप्सिस कंप्लीट हो चुकी है। और जहां पर ये क्रॉस बन रहा है, यानी ब्लू और रेड क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ क्रॉस बना रहे हैं, इसको क्याज़मेटा कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? क्याज़मेटा फॉर्मेशन। ये क्याज़मेटा फॉर्मेशन क्या है? बेसिकली क्याज़मेटा वो पॉइंट है जहां पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना है, या आप कह लें क्रॉसिंग ओवर होनी है। तो क्याज़मेटा फॉर्मेशन भी पेकाइटीन में होगी, क्रॉसिंग ओवर भी पेकाइटीन में होगी, और साइनेप्सिस का प्रोसेस कंप्लीट कहां पे होगा? पेकाइटीन में। और इसको मोस्ट क्रिटिकल फेज कहा जाता है, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। इसको क्रिटिकल भी कहा जाता है, लेंथिएस्ट भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज भी कहा जाता है। लेंथिएस्ट इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाज़ औक़ात ये कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ सालों तक कंटिन्यू रहती है, इस वजह से इसको लेंथिएस्ट फेज भी कहा जाता है पेकाइटीन को। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम करीब आए और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, तो यही एक्सचेंज ही तो होना था। जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया तो अब ये वापस दूर जाना शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट फेज है हमारे पास डिप्लोटीन। ठीक है, डिप्लोटीन में क्या होगा? रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, दरमियान से ये ब्लू और रेड क्रोमोसोम मुकम्मल तौर पे अलग हो गए हैं, रिपल्शन स्टार्ट हो गई है। क्या स्टार्ट हो गई है? रिपल्शन स्टार्ट हो गई है। ओके, लेकिन अभी रिपल्शन कंप्लीट नहीं हुई है। तो डिप्लोटीन में आपने याद रखना है, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर एंड दे स्टार्ट टू गेट फार्दर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे। और डायाकाइनेसिस नेक्स्ट फेज में क्या होगा? रिपल्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब बेशक रिपल्शन कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये किसी एक पॉइंट से लाजमी अटैच रहेंगे, किसी एक पॉइंट से ये लाजमी अटैच रहेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने ब्लू वाले के अंदर कुछ कुछ लाल लाल जो है वो कर दिया है, और रेड वाले में कुछ कुछ ब्लू ब्लू कर दिया है। ठीक है, तो ये बात जो है वो आप देख रहे हैं कि ये क्रॉसिंग ओवर को शो कर रही है कि रेड का कुछ हिस्सा ब्लू में चला गया है और ब्लू का कुछ हिस्सा जो है वो रेड में आ गया है। ठीक है, मुझ में कुछ कुछ तुम रह जाओ, तुम में कुछ कुछ मैं रह जाऊं। तो ये इसी तरह से है, ये क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, और रेड वाला पार्ट ब्लू में और ब्लू वाला पार्ट रेड में, क्रॉसिंग ओवर के बाद ये सेपरेट हो चुके हैं। यहां तक जी प्रोफेज कंप्लीट हो गई। और डायाकाइनेसिस में एक और बात भी लिखी हुई है आपकी बुक में कि यहां पे क्रोमोसोम्स की थिकनेस मैक्सिमम हो जाती है, यहां पे क्रोमोसोम्स की थिकनेस मैक्सिमम। अब जरा डिफरेंशिएट कर लें, वो जो माइटोसिस की प्रोफेज थी और ये जो मियोसिस की प्रोफेज है, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं सुन लेंगे, यहां वो गौर करेंगे मेरी तरफ। माइटोसिस की प्रोफेज में कोई साइनेप्सिस नहीं हुई, मियोसिस की प्रोफेज में साइनेप्सिस हुई है। माइटोसिस की प्रोफेज में कोई क्याज़मेटा नहीं बना, यहां पर क्याज़मेटा बना है। माइटोसिस में की प्रोफेज में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, मियोसिस की प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर हुई है। माइटोसिस की प्रोफेज में कोई टेट्राड, कोई बाइवैलेंट नहीं बनता, लेकिन मियोसिस की प्रोफेज में बाइवैलेंट बनता है, टेट्राड बनता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं, ये आपने याद रखने हैं। न्यूक्लियर एनवेलप वाली बात एक और, माइटोसिस की प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो चुका था, लेकिन मियोसिस में लिखा हुआ है आपकी बुक में कि न्यूक्लियर एनवेलप प्रोफेज में डिसअपीयर नहीं होता, बल्कि मेटाफेज में जाके डिसअपीयर होता है। तो ये डिफरेंसेस आपने लिख लेने हैं। नेक्स्ट जी हम वापस आ जाते हैं माइटोसिस पर, और माइटोसिस की मेटाफेज को स्टडी करते हैं। ठीक है,
माइटोसिस की जो मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो आपको मैंने बताया ब्लू क्रोमोसोम का मतलब है 23 क्रोमोसोम्स और रेड वाले क्रोमोसोम का मतलब है 23 क्रोमोसोम्स, यानी कि सारे के सारे 46 क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पे इकट्ठे हो गए हैं। ये किसने इकट्ठा किया है, काइनेटोकोर फाइबर्स ने इकट्ठा किया है। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए कि मेटाफेज में कितने काइनेटोकोर फाइबर्स हैं तो आंसर होगा 92, क्योंकि ये 23 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम के साथ 2 फाइबर्स अटैच हैं। तो यानी ब्लू वाले 23 क्रोमोसोम के साथ 46 अटैच हैं। इसी तरह से रेड वाले क्रोमोसोम के साथ भी टोटल 46 काइनेटोकोर फाइबर अटैच हैं। तो 46 और 46 92 काइनेटोकोर फाइबर्स टोटल अटैच हैं। और मेटाफेज में क्रोमोसोम्स की थिकनेस मैक्सिमम हो जाती है, जबकि मियोसिस वाले केस में आपने पढ़ा कि डायाकाइनेसिस में उसने ये बात लिख दी है कि थिकनेस मैक्सिमम हो गई है डायाकाइनेसिस में, लेकिन माइटोसिस में उसने लिखा है कि मेटाफेज में आके थिकनेस मैक्सिमम होती है। ओके, अब इसकी मेटाफेज को कंपेयर कर लेते हैं हम मियोसिस 1 की मेटाफेज से, यानी मेटाफेज 1 से। तो ये हमारे पास डायग्राम है जी मेटाफेज 1। ये हमारे पास डायग्राम है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में अब वहां पे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे इकट्ठे हुए थे माइटोसिस वाली मेटाफेज में, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं टेट्राड जो है वो मेटाफेज में इकट्ठे हुए हैं। ये एक टेट्राड है। मैंने भी बताया ना कि ये 2 क्रोमोसोम बेशक सेपरेट हो जाते हैं लेकिन एक पॉइंट से स्टिल अटैच रहते हैं। तो इस वजह से अब ब्लू वाला और रेड वाला क्रोमोसोम आपस में क्योंकि अटैच है एक पॉइंट से, तो ये पूरे का पूरा टेट्राड जो है वो सेल के सेंटर में इकट्ठा होगा। बाकी टेट्राड इसकी राइट साइड पे और लेफ्ट, तो पूरी एक इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे के सारे टेट्राड्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस हो गया कि मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज होते हैं, मेटाफेज 1 में टेट्राड या होमोलोगस पेयर जो बने हुए थे वो इक्वेटर पे अरेंज होते हैं। वहां पर काइनेटोकोर फाइबर्स की तादाद 92 थी, यहां पर काइनेटोकोर फाइबर्स की तादाद 46 है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ब्लू वाले क्रोमोसोम के साथ एक फाइबर अटैच है और रेड वालों के साथ भी एक फाइबर अटैच है। तो जितने ब्लू वाले क्रोमोसोम होंगे उतने फाइबर यानी कि 23, और जितने रेड वाले क्रोमोसोम होंगे उतने फाइबर यानी कि 23। तो 23 और 23 टोटल कितने हो गए, 46 काइनेटोकोर मेटाफेज 1 में, जबकि माइटोसिस की मेटाफेज में 92 काइनेटोकोर फाइबर्स थे। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ये कंपैरिजन याद रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी एनाफेज। तो माइटोसिस की एनाफेज को स्टडी कर लेते हैं। अब अगर हम माइटोसिस की एनाफेज को स्टडी करें तो माइटोसिस की एनाफेज में क्या होना है, डिसजंक्शन, क्रोमोसोम्स ने सेपरेट होना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है, याद रखेंगे जी। तो एनाफेज में क्या हुआ है, डिसजंक्शन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। आप ये देखिए, आपको पता है कि जो ब्लू वाला क्रोमेटिड है वो दूसरे ब्लू वाले के लिए सिस्टर क्रोमेटिड है ना। जब ब्लू वाला ब्लू वाले के लिए सिस्टर है तो यहाँ पे देखें ब्लू वाला अलग हो गया है, नीचे ब्लू वाला अलग हो गया, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड से सेपरेट हो गया है। और यहाँ पर रेड क्रोमेटिड से सेपरेट हो गया है। ओके, अब ब्लू वाला ब्लू से अलग हो गया और रेड वाला क्रोमेटिड रेड वाले क्रोमेटिड से अलग हो गया है। तो यानी एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, सेंट्रोमेयर डिवाइड कर गए हैं। पहले आप देखें ये एक ही सेंट्रोमेयर था, अब इसका सेंट्रोमेयर अलग हो गया है और इसका सेंट्रोमेयर अलग हो गया है, तो लिहाजा सेंट्रोमेयर भी डबल हो गए हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्रोमोसोम का नंबर सेंट्रोमेयर के नंबर पे डिपेंड करता है। तो अगर सेंट्रोमेयर का नंबर डबल हुआ है तो फिर जाहिर सी बात है क्रोमोसोम का नंबर भी डबल हो जाएगा। तो भाई ये 23 क्रोमोसोम हो गए ब्लू वाले और ये 23 ब्लू वाले, और उसके बाद ये 23 रेड वाले और ये 23। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो चुका है। कितना हो चुका है, 92 क्रोमोसोम्स हो चुके हैं। और इस वक्त हम सेल को क्या कहेंगे, 4n, यानी कि टेट्राप्लॉइड। जब सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो हम सेल को कहते हैं डिप्लॉइड, क्योंकि उसमें हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं।
अब क्योंकि सेल में क्रोमोसोम 92 हो गए हैं, 46 से डबल हो गए हैं, तो 2n की बजाय 4n कहेंगे टेट्राप्लॉइड, क्योंकि अब हर क्रोमोसोम की 4 कॉपीज हो चुकी हैं। ठीक है, बस फर्क ही आया है कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम देख रहे थे वो डबल स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम था, 2 क्रोमेटिड्स वाला। अब जो क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं तो अब ये सिंगल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने याद रखना है कि 92 क्रोमोसोम है, टेट्राप्लॉइड है और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हुए हैं और सेंट्रोमेयर डिवाइड किया है, यानी सेंट्रोमेयर का नंबर डबल हुआ है। इसकी एनाफेज को कंपेयर करेंगे मियोसिस की एनाफेज से, और मियोसिस की एनाफेज को हम एनाफेज 1 कह रहे हैं, क्योंकि एनाफेज 1 जो है बेसिकली ये मियोसिस 1 की फेज है, तो इसको एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या हुआ, अब डिफरेंस देखेंगे। वहां पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं। वहां पर क्या सेपरेट हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड। ब्लू वाला ब्लू वाले से अलग हुआ है, रेड वाला रेड वाले से अलग हुआ है। यहां पर क्या होगा कि वो जो टेट्राड बना हुआ था, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बने हुए थे, वो सेपरेट होंगे, यानी ब्लू वाला क्रोमोसोम रेड वाले क्रोमोसोम से अलग हो गया है। ब्लू वाले क्रोमोसोम ऊपर चले गए हैं, रेड वाले नीचे आ गए हैं। तो यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि एनाफेज 1 में कौन से स्ट्रक्चर सेपरेट हुए हैं, तो आप सिस्टर क्रोमेटिड तो हरगिज नहीं कह सकते। आप क्या कहेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, या आप कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है, वहां पे सेंट्रोमेयर डिवाइड किए थे, सेंट्रोमेयर का नंबर डबल हुआ था, लेकिन यहां पे कोई सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं किए, कोई सेंट्रोमेयर का नंबर डबल नहीं हुआ। वहां पे क्रोमोसोम का नंबर डबल हुआ था, यहां पे क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ, बल्कि आधे क्रोमोसोम 23 एक पोल की तरफ चले गए हैं, आधे क्रोमोसोम 23 दूसरे पोल की तरफ चले गए हैं, यानी कि रिडक्शन हो रही है। एक पोल पे आधे क्रोमोसोम, दूसरे पोल पे आधे क्रोमोसोम। ओके, तो ये डिफरेंसेस याद रखेंगे। उसके बाद आखिरी फेज दैट इज टेलोफेज। तो टेलोफेज की अगर हम बात करें तो माइटोसिस की जो टेलोफेज है, टेलोफेज बिल्कुल आसान है, ये प्रोफेज के ऑपोजिट है। प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हुआ था, यहां पे न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाएगा। प्रोफेज में क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ था, यहां पे क्रोमोसोम दोबारा क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हुआ था, यहां पे दोबारा न्यूक्लियोलस बन जाएगा। ठीक है, तो टेलोफेज जो है वो टोटली प्रोफेज के ऑपोजिट है। आप देखें, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं, यानी कि कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं मियोसिस की टेलोफेज से, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं। एक ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा अपीयर हो चुका है, यहां भी न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा अपीयर हो चुका है। नो डाउट यहां पर भी क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन मैंने फिर भी क्रोमोसोम ही ड्रॉ किए हैं क्योंकि मैंने आपको कुछ समझाना है, उसके लिए ये ज़रूरी था। लेकिन होगा सब कुछ वही कि क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ मैंने जानबूझकर क्रोमोसोम बनाए हैं। ठीक है, वो रीज़न मैं भी आपको बता दूंगा। अब आप ज़रा गौर से देखें, 2 न्यूक्लियाई बने हैं, ऊपर वाले न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम, नीचे वाले न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम। इसका मतलब है क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो चुका है, तो इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन डिवीजन कहेंगे। लेकिन माइटोसिस में जो 2 न्यूक्लियाई बने हैं वहां पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हुआ, बल्कि वहां पे ऊपर भी 46 नीचे भी 46। दोबारा देख लेते हैं, ये वाली डायग्राम जरा देखेंगे दोबारा। टेलोफेज में 2 न्यूक्लियाई बने हैं ना, एक ये न्यूक्लियस बना है और एक ये न्यूक्लियस बना है। तो आप देखें, यानी कि एक न्यूक्लियस इनके अराउंड बन गया है, तो इस न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होंगे, 23 23।
और इस न्यूक्लियस में भी 46 ही होंगे, 23। तो यानी यहां पर तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा है। पेरेंटल सेल में 46 क्रोमोसोम थे, तो इस न्यूक्लियस में भी 46 क्रोमोसोम, इस न्यूक्लियस में भी 46 क्रोमोसोम। लेकिन मियोसिस वाले केस में, मियोसिस 1 के नतीजे में जो दो न्यूक्लियाई बने हैं, उन दोनों न्यूक्लियाई में 46 नहीं बल्कि 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिडक्शन डिवीजन है। मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शन डिवीजन है। ओके, अब मियोसिस 1 हो गई, ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगी, उसके बाद सेल ने डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं जरा यहां पर आपको ये बातें समझा दूं। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो टेलोफेज के बाद जाहिर है एक सेल ने दो में डिवाइड होना है। तो आप देखें ये एक सेल से दो सेल बन चुके हैं, एक सेल ये और एक सेल ये। अब आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं कि इस सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं, और इस सेल में भी कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो दो नए सेल बने हैं मियोसिस 1 के नतीजे में, मियोसिस 1 कंप्लीट होने के नतीजे में, ये दोनों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं, हाफ हो गए हैं। इन दोनों सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं, हाफ हो गए हैं। तो इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहेंगे। उसके बाद अब ये दो सेल्स बन चुके हैं और इनमें रिडक्शन डिवीजन हुई है, इनमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। अब क्या होनी है मियोसिस 2। आप बचपन से सुनते आए हैं कि मियोसिस 2 जो है माइटोसिस के जैसी होती है। भाई क्यों होती है माइटोसिस के जैसी, सुन लेंगे। मियोसिस 2, अब याद रहे जब मियोसिस 2 होनी है तो उससे पहले फिर इंटरफेज होगी। मियोसिस 2 से पहले जो इंटरफेज होती है उसमें एस फेज एब्सेंट है। मैं रिपीट कर दूं, मियोसिस 1 से पहले जो इंटरफेज हुई थी वहां पे G2 फेज एब्सेंट थी। मियोसिस 2 से पहले जो इंटरफेज होनी है इसमें एस फेज एब्सेंट है। इंटरफेज होने के बाद सेम माइटोसिस की तरह से डिवीजन होगी। कैसे? माइटोसिस में आपने पढ़ा सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, तो यहां पर भी देखें सिस्टर क्रोमेटिड्स ही सेपरेट हुए हैं। ये ब्लू वाला ब्लू वाले से अलग हो गया है। माइटोसिस में आपने पढ़ा था सेंट्रोमेयर्स डिवाइड करते हैं, तो यहां पर भी सेंट्रोमेयर्स डिवाइड कर रहे हैं। ये एक सेंट्रोमेयर है, अब ये एक यहां चला गया और एक यहां, तो यानी कि पहले एक सेंट्रोमेयर था, अब दो अलग अलग, तो सेंट्रोमेयर भी डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम रहते थे माइटोसिस में, तो यहां पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। ये पेरेंटल सेल है 23 क्रोमोसोम और ये डॉटर सेल्स हैं, इनमें भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। और यही केस सेम इस सेल के साथ हुआ है मियोसिस 2 के नतीजे में 23। तो टोटल 4 सेल्स बन गए हैं, चारों सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये अब आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए हैं माइटोसिस में और मियोसिस में। अब रही बात साइटोकाइनेसिस की कि एनिमल्स में कैसे होती है, प्लांट्स में कैसे होती है, तो वो हम ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखते हैं। साइटोकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो जी इन एनिमल्स और इन प्लांट्स, एनिमल्स में क्या होता है, जो एस्ट्रल फाइबर्स है ना, ये भी हमने पढ़े हैं, आप देखेंगे लेक्चर में ही मैंने बताया है आपको कि सेंट्रियोल से बाहर की तरफ जो फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं एस्ट्रल फाइबर्स, वो एस्ट्रल फाइबर्स सिग्नल देते हैं इक्वेटोरियल रीजन को। इक्वेटोरियल रीजन पर दो तरह की प्रोटीन्स हैं, एक्टिन और मायोसिन, और ये दोनों प्रोटीन्स आपको पता है कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर हैं, आप स्केलेटल मसल में पढ़ चुके हैं। ये क्या बनाएंगी, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनाएंगी, और कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग अंदर की तरफ इनवेजिनेट करता जाएगा और अल्टीमेटली एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्लीवेज फ्लोइंग। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि ये सेल जो है वो सेंटर से अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो रहा है, हम कहेंगे कि ये क्या बन रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बन रहा है। ये क्या बन रहा है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली ये मेम्ब्रेन्स आपस में मिल जाएंगी, ऊपर वाला सेल अलग हो जाएगा, नीचे वाला सेल अलग हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज फ्लोइंग। इस तरीके से साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में होती है, प्लांट्स में नहीं होती। प्लांट्स में सेल के बाहर रिजिड सेल वॉल है और रिजिड सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, उसमें इस तरह से क्लीवेज फ्लोइंग नहीं हो सकती। तो प्लांट सेल्स में क्या होता है देखेंगे,
ये प्लांट सेल ड्रॉ किया गया है, ब्लैक कलर में सेल वॉल है और ब्लू कलर में सेल मेम्ब्रेन है। ब्लैक कलर में सेल वॉल है और ब्लू कलर में सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। ओके, अब क्या होगा, गोल्जी अपरेटस से गोल्जी वेसिकल्स ओरिजिनेट होना शुरू होंगे और सेल के इक्वेटर पर आना शुरू हो जाएंगे मेटाफेज के दौरान, लेकिन वो आपस में फ्यूज होके फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं एट लेट टेलोफेज। तो ये देखेंगे, मैं यहाँ पे गोल्जी वेसिकल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से सपोज करें कि ये गोल्जी वेसिकल्स सेल के सेंटर में इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं और ये क्या बना रहे हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। इन गोल्जी वेसिकल्स के अंदर सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल भी होता है। इनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल, जो कि ब्लैक कलर में ड्रॉ किया जा रहा है। अब क्या होगा, ये वेसिकल्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे, इनकी मेम्ब्रेन्स फ्यूज कर जाएंगी। जब इनकी मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज कर जाएंगी तो आप देखें एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। ये सेल, ऊपर वाली सेल की मेम्ब्रेन अलग हो गई और नीचे वाले सेल की मेम्ब्रेन अलग हो गई। अब जो दरमियान में ब्लैक कलर का सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल है वो क्या करेगा, सेल वॉल बना देगा। सेल वॉल कैसे बन जाएगी, ये आपस में इस तरह से मटेरियल इधर मिल जाएगा और ये नीचे सेल वॉल बन जाएगी और ये ऊपर वाले सेल की सेल वॉल बन जाएगी इस मटेरियल से। तो एक सेल से अल्टीमेटली दो सेल बन जाएंगे। ये फ्रेगमोप्लास्ट वाला तरीका है और ये प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा सेल साइकिल। मेरा बेटा ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन ज़रूरी था कि आपको इकट्ठे पढ़ाया जाए ताकि डिफरेंसेस आपको बताऊं। इस लेक्चर को आपने एक काम करना है, लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने के बाद आपने एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है। एक तरफ लिखना है प्रोफेज, एक तरफ लिखना है प्रोफेज 1, एक तरफ मेटाफेज, एक तरफ मेटाफेज 1, एक तरफ एनाफेज, एक तरफ एनाफेज 1 और टेलोफेज और टेलोफेज, उन सब